दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में दोस्तों 10th क्लास स्पेशल 10th क्लास के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों इसमें हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना सीखेंगे। संदर्भ कैसे लिखना है आपको, प्रसंग कैसे लिखना है और इसका भावार्थ या व्याख्या कैसे लिखना है ना। व्याख्या वाक्य आपको कैसे लिखना है या भावार्थ कैसे लिखना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अब हम इसमें कुछ भी चीज़ को याद नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को लिखना समझेंगे। क्योंकि अगर आपने लिखना समझ लिया तो मैं जो भी उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मान लो मैं कोई उदाहरण आपको समझा रहा हूँ, अगर वो उदाहरण अगर आपके एग्जाम में नहीं आता है और अगर आपने इसको लिखना समझ लिया तो आप किसी भी पैसेज का या किसी भी कविता का संदर्भ, प्रसंग, अर्थ सहित व्याख्या कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो याद रखिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और वीडियो को लाइक कर दें, है ना। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, ओके, ताकि किसी ज़रूरतमंद की मदद हो सके। चलिए दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये आपको एक कविता, यानी 10th क्लास में ये आपको राम लक्ष्मण संवाद का एक पैसेज दिया हुआ है। ओके, इस पैसेज का आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना है। ओके, तो पहले आप इसको पढ़ें, है ना। क्योंकि आप जब तक इसको पढ़ के नहीं देखेंगे दोस्तों, चैप्टर जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार चैप्टर आप पढ़ लें या फिर इसको पढ़ के आप ये मुझे बताएं कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ आ रही है पूरे में जिससे आपको इसके पाठ का नाम पता चल रहा है कि ये उस पाठ का भाग है। बताइए। देखिए, होई केऊ एक दास तुम्हारा, है ना। अगर आपने ये लाइन पढ़ी हो तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि राम भगवान परशुराम जी से कहते हैं, जब परशुराम जी बोलते हैं कि ये जो धनुष है, शिव धनुष, ये किसने तोड़ा है, तो राम भगवान मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि कोई आपका दास ही होगा जो इतना शक्तिशाली होगा कि उसने वो धनुष को तोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है। ठीक है, और कुछ है दोस्तों। देखिए, ये राम का नाम आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, है ना, यहाँ से आपको पता चल रहा है। ठीक है, इसके बाद और कुछ देखें, और देखिए कुछ समझ में आ रहा है इसमें। ये देखो, लखन, लखन यानी क्या, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, सुन मुनि वचन, मतलब मुनि के वचन सुनकर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया है कि ये काय का है, राम लक्ष्मण संवाद का है। ओके दोस्तों, तो इसका आप संदर्भ क्या लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको लिखना है। देखिए देखिए दोस्तों, मैं संदर्भ आपके सामने लिख चुका हूँ। ओके, तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है। देखिए दोस्तों, जो भी कविता होती है जिसमें इस तरह की लंबी खड़ी खड़ी लाइनें मिलती है, जहाँ पे कहीं पे एक कहीं पे दो, है ना, तो ये होती है दोस्तों कविता। इसको हम बोलते हैं पद्यांश। ओके, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम पद्यांश बोलते हैं, है ना। तो पद्यांश में हमेशा ध्यान रखें, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पद्यांश मतलब प्रस्तुत पद्यांश। एक होता है गद्यांश। गद्यांश क्या होता है दोस्तों, पाठ के बीच का जो अगर भाग आता है तो वो पद्यांश, वो गद्यांश कहलाता है ना। ये कविता का है तो इसको हम पद्यांश कहेंगे, जिसको हम लय के साथ गा सकते हैं, गाने की तरह, है ना। तो ये हमारा पद्यांश है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की पाठ, कौन सा पाठ है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। दोस्तों इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना आपको पाठ के नाम को। ओके, नामक पाठ से लिया गया है ये पद्यांश, जो है इस पाठ से लिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ से। अब इसके कवि कौन है दोस्तों, तो इसके कवि तुलसीदास जी हैं। ठीक है, मतलब ये किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने। तो दोस्तों आपको इसमें दो चीज़ें लिखना है संदर्भ में। क्या लिखना है, एक तो आपको पाठ का नाम बताना है और दूसरा आपको क्या बताना है, इसके कवि या लेखक का नाम बताना होता है। और हम अगर पद्यांश के बारे में बात करें तो दोस्तों कवि का नाम लिखा आएगा इसमें। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रसंग की। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं पद्यांश के बारे में आपको बता देता हूँ कि अपने को पद्यांश हमें कैसे लिखना है। तो दोस्तों प्रसंग जब हम इसका लिखेंगे पद्यांश का, तो प्रसंग के लिए हमें क्या लिखना है। प्रसंग का मतलब होता है दोस्तों कि इस पूरे पैसेज को पढ़ने से आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है ना। तो मैंने जैसे कि आपको बोला दोस्तों कि जब धनुष टूट जाता है और परशुराम पूछते हैं कि किसने तोड़ा धनुष, तो राम भगवान उसका जवाब देते हैं। फिर परशुराम जी कुछ और बातें करते हैं और फिर उनकी बातें सुनकर लखन को यानी लक्ष्मण को हंसी आ जाती है और लक्ष्मण फिर तर्क देने लगते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे तर्क दे रहे हैं लक्ष्मण, फिर उनको जवाब दे रहे हैं, किनको, परशुराम जी को। तो यहाँ से हमें एक आंसर का हिंट मिलता है कि धनुष टूट जाने पर लक्ष्मण ने कौन कौन से तर्क दिए। ठीक है, तो ये आपको आंसर जो है उससे मिलाकर यहाँ पे एक प्रसंग लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा सा हमें पता चल रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में, लिख लेता हूँ मैं प्रस्तुत पद्यांश में, ये देखिए दोस्तों मैं प्रसंग लिख चुका हूँ आपके सामने प्रस्तुत पद्यांश में, है ना। यहाँ पे आप में कर लें, प्रस्तुत पद्यांश में परशुराम तथा लक्ष्मण संवाद का वर्णन किया गया है ना। परशुराम और लक्ष्मण जो है इनमें इस पैसेज में उनकी बातचीत क्या हुई थी उनके बीच में, ये बताया गया है। ओके, तो ये हमारा हो गया दोस्तों प्रसंग। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब आगे की बात देखिए, अब भावार्थ इसका थोड़ा बड़ा होगा तो वो इतना लिख पाना संभव नहीं है ना इस स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। आप चाहे तो साथ साथ नोट करते जाएं या फिर आप अच्छे से समझ लें। ओके, तो यहाँ पे देखिए, व्याख्या में हम क्या लिखेंगे, व्याख्या या भावार्थ एक ही चीज़ होती है। ओके दोस्तों, व्याख्या या भावार्थ, भावार्थ। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, कि जब परशुराम ने क्रोध से पूछा कि ये धनुष किसने तोड़ा है, तो राम जी ने, श्री राम ने कहा, प्रभु श्री राम ने कहा कि आपका ही कोई दास होगा जिसने यह हिम्मत दिखाई है। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों अगर आपको मान लीजिए इसका भावार्थ लिखना है तो भावार्थ में जरूरी नहीं कि आप इतना ही बड़ा आंसर लिखें। ओके, जो जो चीज़ आपको समझ में आ रही है, क्योंकि देखिए ये अवधि भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधि भाषा है। तुलसीदास जी की भाषा कौन सी थी दोस्तों? अवधि। तो ये अवधि भाषा है, और अवधि भाषा ना तो मुझे आती है, ना मैंने सीखी है, ना आपको आती होगी, ना आपने सीखी होगी। ओके, तो इसमें जो जो चीज़ आपको समझ में आ रही है बस उसी को थोड़ा सा बढ़ाकर आपको वर्णन करना है। ठीक है, जैसे मुझे क्या समझ में आ रहा है, जो मैंने तुमको बता दिया क्या, कि जब परशुराम जी पूछते हैं कि यह धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है, तो राम जी ने जवाब दिया, प्रभु श्री राम ने, कि आपका ही कोई दास होगा जो इतना शक्तिशाली है कि उसने यह धनुष तोड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो ये ही बात सुनकर रिसाई मतलब दोस्तों होता है बहलाना फुसलाना, है ना, या हम बोल सकते हैं देसी भाषा में मक्खन लगाना, है ना। तो परशुराम ने कहा कि चिकनी चुपड़ी बातें बोल के, है ना, मतलब मुझे इज्जत देकर मुझे बहलाना फुसलाने की कोशिश मत करो, है ना, मतलब इतनी चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर मुझे रिझाने की कोशिश मत करो। ओके, तो फिर क्या होता है कि जो परशुराम है वो कहते हैं कि सहस्त्र बाहु के समय वो भी मेरा शत्रु है। कौन शत्रु है? जिसने ये धनुष तोड़ने का कार्य किया है ना। तो दोस्तों सहस्त्रबाहु जो था वो परशुराम जी का शत्रु था, है ना, क्योंकि उसने उनके माता पिता का अपमान किया था और सहस्त्रबाहु की भुजा काट दी थी परशुराम जी ने। ठीक है, तो ये बात आपको नहीं लिखना है। तो आपको क्या लिखना है कि परशुराम ने तब कहा कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु की तरह मेरा शत्रु है। रिपु का मतलब होता है दोस्तों शत्रु। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि उनकी बातें सुनकर लखन को हंसी आ गई। ठीक है, तो ये जो है, ये हमें इस लाइन का अर्थ मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मतलब जो परशुराम थे उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण जी जो है वो मुस्कुराने लगे, है ना, और बोले कि आप धीरज धरिए, है ना, मतलब जैसे कहीं पर लड़ाई होती है तो हम बोलते हैं ना कि भाई शांत हो जाओ, तो वैसे ही परशुराम जी को लक्ष्मण जो है वो धीरज बंधाने लगे। ठीक, और उन्होंने फिर तर्क देना शुरू किया, किसने? लक्ष्मण जी ने, कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असी रिस किन्हीं गोसाई, मतलब हमने ऐसे बहुत से धनुष, है ना, ऐसे कितने धनुषों को हमने तोड़ा है ना, तब तो किसी को गुस्सा नहीं आया। गोसाई मतलब गुस्सा, है ना, कबहू मतलब कभी भी, तब तो कभी भी किसी को गुस्सा नहीं आया, है ना, मतलब कोई क्रोधित नहीं हुआ। ये ही धनुष पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर इतना प्यार क्यों है, मतलब इस धनुष के टूटने पर इतनी ममता क्यों आपकी उमड़ रही है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा यहाँ तक का आंसर हमारा हो जाएगा, हमारा क्या भावार्थ, जो जो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये भावार्थ, ये व्याख्या जो है आपको समझ में आई होगी। एक बार और मैं आपके लिए बता देता हूँ, देखिए जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उस लाइन का मैं भावार्थ लिख रहा हूँ। देखिएगा, जब परशुराम जी ने क्रोध में आकर पूछा कि यह है धनुष किसने तोड़ा है, तब श्री राम जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि आपका ही कोई दास होगा जो इतना शक्तिशाली होगा जिसने यह धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया है ना। ये वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा कि मुझे चिकनी चुपड़ी बातें सुनाकर रिझाने की कोशिश मत करो, इससे मेरा गुस्सा जो है वो शांत नहीं हो सकता। इस तरह की भोली भाली बातें करके मुझे शांत करने की कोशिश मत करो, है ना। जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। ठीक है, और वो बच नहीं पाएगा मुझसे। ठीक है, जो जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है और वो मुझसे बच नहीं सकता। ये सुनकर लक्ष्मण जी जो है मुस्कुराने लगे, है ना। ठीक है, और बोले कि आप धीरज धरिए, ऐसे बहुत से धनुष हमने बचपन में तोड़े हैं, तब तो किसी को कोई गुस्सा नहीं आया, तो इस धनुष के टूटने पर इतना इतनी बहस क्यों, मतलब इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा दोस्तों आपको भावार्थ लिखना है, जितना आपको समझ में आता है उतना। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उस लाइन को आप छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल बड़ा चढ़ा के आपको वर्णन करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा भावार्थ। ओके, और दोस्तों 4 नंबर में आपसे भावार्थ पूछा जाएगा, है ना। 4 नंबर, वैसे बोर्ड में तो 3 नंबर का पूछते हैं, बट आई थिंक इस बार 4 नंबर का आने वाला है ना। अगर 4 में नहीं आए तो 3 नंबर तो आपके पक्के हैं। कुछ क्लासेस में 4 नंबर भी पूछा जाता है दोस्तों, 9th में जैसे 12th में, और कुछ में 3 नंबर में पूछा जाता है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको किस तरीके से लिखना है ना। अगर जो मैं पैसेज आपको बता रहा हूँ अगर ये नहीं आया तो इसके जैसा ही कोई आएगा। ठीक है, तो आपको पाठ का नाम कैसे पहचानना है, प्रसंग कैसे आप निकालेंगे, है ना, ये सब आपको करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक पैसेज और हम ले लेते हैं। ये तो था दोस्तों पद्यांश, एक हम गद्यांश ले लेते हैं तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या करना है आपको। ये देखिए दोस्तों, दूसरा पैसेज मैं आपके सामने लगा चुका हूँ, मूर्ति संगमरमर की थी, है ना। यहाँ से देखिए मूर्ति संगमरमर की थी, यहीं से आपको पता चल गया होगा कि कौन सा पाठ है ना। तो कौन सा पाठ है? नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा वाला पाठ है ना। और ये नेताजी का चश्मा पाठ किसने लिखा दोस्तों? इससे पहले जो हमारा वीडियो है जिसमें मैंने लेखक परिचय लिखना आपको बताया है ना, लेखक परिचय, उस वाले पाठ में मैंने बताया है कि नेताजी का चश्मा जो है, इस पाठ के लेखक का नाम आप कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने लेखक परिचय का लेखक परिचय वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताई है जिसे आप
5-5 लेखक और 5-5 कवियों की रचनाओं को बहुत ही आसानी से, बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आपके क्लियर करवाए हैं। ओके दोस्तों, तो 3 नंबर में लेखक का परिचय आएगा, 3 नंबर में कवि का परिचय आएगा, 6 नंबर आपको ये वीडियो ला के देगा। ओके दोस्तों, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें और प्ले लिस्ट ओपन करें हिंदी की। ओके दोस्तों, उसमें आपको सारे वीडियो मेरे मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर मैं गारंटी देता हूँ, अगर वो क्वेश्चन भी अगर आपने सारे याद कर लिए जो मैंने वीडियो में बता रखे हैं, तो कम से कम आप आधे नंबर से तो पास हो ही जाएंगे, कम से कम आधे नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, है ना, अगर उसमें से कुछ चीज़ें भी आपने ढंग से समझ ली तो। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे पाठ का नाम हमें क्लियर हो गया। तो दोस्तों हम संदर्भ क्या लिखेंगे, देखिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने संदर्भ लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश। ये गद्यांश दोस्तों पाठ का पैसेज है, तो मैं बता देता हूँ, इसको गद्यांश कहते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ क्या नाम है दोस्तों, नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा नामक पाठ से लिया गया है। ओके दोस्तों, और इसके लेखक कौन है दोस्तों, स्वयं प्रकाश है। ओके, आसानी से, बड़ी आसानी से आपको लिखना है और ये चीज़ आपको लिखना है। पाठ पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। जैसे मूर्ति संगमरमर की थी, मतलब ये नेताजी का चश्मा वाला पाठ है, तो यहाँ से आप लिख लेंगे संदर्भ। ओके दोस्तों, इसके बाद चलिए प्रसंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने प्रसंग लगा दिया है। अब प्रसंग में आपको बता देता हूँ, नेताजी की मूर्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। देखिए, टोपी की नाक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, इसे कहते हैं बस्त। वो सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कुछ कमज़ीन लग रहे थे। ओके दोस्तों, तो ये सारा क्या लिखा हुआ है, इसका वर्णन, मूर्ति का वर्णन किया हुआ है। ओके दोस्तों, तो ये प्रसंग हमारा हो गया है। अब चलिए मैं भावार्थ पे आता हूँ। भावार्थ आपको समझा देता हूँ कि आपको भावार्थ कैसे लिखना है। तो दोस्तों देखिए, भावार्थ में आपको क्या लिखना है, मैं लिखूंगा नहीं, भावार्थ में आपको मैं समझा देता हूँ केवल। ओके, तो भावार्थ में आप क्या लिखेंगे, मूर्ति संगमरमर की थी। कौन सी मूर्ति थी, तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति चौराहे पर लगाई गई थी वह संगमरमर की बनी हुई थी। ठीक है, और जो नेताजी की मूर्ति थी वो करीब 2 फुट की दूरी थी उसमें। इसके किसके बीच में, टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक 2 फीट ऊंची मूर्ति थी। मतलब मूर्ति की ऊंचाई काफ़ी अच्छी थी। टोपी से लेके कोट के दूसरे बटन तक ही वो लगभग 2 फीट की हो गई थी। इसे कहते हैं बस्ट। मतलब यह था मूर्ति का एक सुंदर नमूना। और मूर्ति जो है बहुत ही सुंदर लग रही थी, आकर्षक लग रही थी, है ना। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो मूर्ति के रूप में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम सी उनकी शक्ल बनी हुई थी, है ना। वो फौजी की वर्दी में मूर्ति लगाई गई थी। ओके दोस्तों, तो मूर्ति का वर्णन है, आपको भी सिंपल सी लैंग्वेज में मूर्ति का वर्णन कर देना है इसमें। ठीक है, कि मूर्ति की जो थी वो चेहरे से मासूम लग रही थी और मूर्ति को फौजी की वर्दी में बनाया गया था। मूर्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रही थी। ठीक है, फिर मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोनों नारे जो है दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, है ना। तो उस मूर्ति को देखते ही से ये दोनों नारे याद आ रहे थे। ठीक है, तो इस तरह की वो मूर्ति थी। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। मतलब लेखक ने इसकी जो, मतलब सॉरी, सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति लगाई गई थी वो बहुत ही अच्छी मूर्ति थी और एकदम वो किस तरफ इशारा कर रही थी, सुभाष चंद्र की जीवन की ओर ये इशारा कर रही थी। ओके दोस्तों, तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको व्याख्या कैसे लिखना है, व्याख्या या भावार्थ जो है वो आपको कैसे लिखना है। देखिए मैं अंडरलाइन करते जाता हूँ साथ साथ, आप समझते जाइए। मूर्ति संगमरमर की थी, तो इसमें क्या लिखेंगे, नेताजी की जो मूर्ति चौराहे पर लगाई गई थी सुभाष चंद्र बोस की, वह संगमरमर की बनी हुई थी। मूर्ति बहुत ही सुंदर थी और यह मूर्ति का सबसे अच्छा नमूना था। ठीक है, नेताजी बहुत ही सुंदर और मासूम लग रहे थे। नेताजी को की मूर्ति में नेताजी को फौजी की वर्दी पहनाई गई थी और मूर्ति की ऊंचाई काफ़ी अच्छी थी। टोपी से लेकर कोट के दूसरे बटन तक जो है मूर्ति लगभग 2 फीट ऊंची थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मूर्ति कितनी ऊंची थी। मूर्ति को देखते ही सुभाष चंद्र बोस के महत्वपूर्ण जो नारे थे वो दिमाग में आ जा रहे थे। ठीक है, इस दृष्टि से यह बहुत ही सराहनीय प्रयास था। मतलब सुभाष चंद्र बोस के जीवन की तरफ इशारा करती हुई यह मूर्ति थी और यह मूर्ति जो है अपने उद्देश्य में सफल भी रही। तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी व्याख्या। ओके, ये दो दोस्तों मैंने एक पद्यांश और एक गद्यांश दोनों बताया है और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आएगा। दोस्तों गद्यांश जो पैसेज पार्ट का आएगा वो हमारा गद्यांश होगा और इसमें हम लेखक का नाम लिखेंगे, याद रखिएगा, है ना। और अगर पद्यांश आता है यानी कविता आती है या दोहे आ जाते हैं तो वो क्या होगा दोस्तों, हमारा पद्यांश होगा। और पद्यांश को कौन लिखता है दोस्तों, कवि लिखता है। ये चीज़ जरूर याद रखें। ओके दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपके एग्जाम के लिए दोस्तों